दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक दो दिन से बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है और जो नया संसद भवन बना है सेंट्रल विस्ता के अंदर, उस संसद भवन की इनाग्रेशन जो है वो 28 तारीख को है। और ये हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इनाग्रेशन करेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है, और ये कंट्रोवर्सी इसलिए बन गया है क्योंकि जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, करीब करीब आज के दिन में 20 अपोजिशन पार्टी ने इसका बायकॉट करने का ऐलान किया है। और बायकॉट इसीलिए कि जो कारण बताया गया है उनकी तरफ से, वो कारण ये है कि इसका जो इनाग्रेशन बिल्डिंग, जो जो पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग है, इसका इनाग्रेशन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। और इसके वजह से कई तरह से रीज़न दिए जाते हैं, कई तरह से बहाने बनाए जाते हैं। एक तो बहाना ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड होते हैं, स्टेट के प्रथम नागरिक होते हैं। और जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसके जो 3 चैम्बर्स हैं, एक तो है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और जो तीसरा चैम्बर है वो राष्ट्रपति हैं। इसीलिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किया जाता है तो वो पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, फिर जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते तब तक ये अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं होता है। तो पार्लियामेंट का जो तीसरा चैम्बर है वो प्रेसिडेंट है। ये भी बहाना बनाया जाता है कि इसी हिसाब से उनको करना चाहिए। दूसरा ये बहाना बनाया जाता है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से हैं, और वो दलित हैं, आदिवासी परिवार से हैं, और महिला हैं, तो इस वजह से भी उनको करना चाहिए। और ये भी रीज़न दिया जाता है कि जो मोदी सरकार है वो जानबूझकर एक महिला को, एक दलित की बेटी को, एक आदिवासी की बेटी को ये जो इनाग्रेशन करने की जो मौका है उससे वंचित करना चाहता है। तो आइए पहले ये एनालिसिस करते हैं कि ये जो बातें बताई जा रही है, ये जो बहाना बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है। एक तो हमारे पास जो हिस्ट्री है, अगर वो हिस्ट्री जाके देखेंगे तो हमें पता है कि पिछले कई दिनों में कई सारे ऐसे लेजिस्लेचर बिल्डिंग है, कई सारे ऐसे एनेक्सी हैं, कई सारे ऐसे सेंट्रल हॉल हैं लेजिस्लेचर के, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं, राज्य में जो गवर्नर होते हैं और देश में राष्ट्रपति होते हैं, जिनके नाम पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार रेस्पेक्टिवली चलता है, तो उनके बावजूद इसका इनाग्रेशन हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि फरवरी 2019 में जो बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार का जो असेंबली भवन है उसका जो सेंट्रल हॉल है वो जो नया बना था उसको उन्होंने अनावरण किया था, वो इनाग्रेट किया था उन्होंने। 2011 में हमें पता है कि मनमोहन सिंह जी के साथ सोनिया गांधी गई थी और मणिपुर का जो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स है उसको उन्होंने उद्घाटन किया था। उस टाइम में वो तो सिर्फ यूपी के चेयरपर्सन थी, और यूपी के चेयरपर्सन तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कोई होता नहीं है, बाकी वो एक सिर्फ एमपी थी। दूसरा है कि जो मार्च 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों जो फर्स्ट ग्रीन लेजिस्लेचर बिल्डिंग है तमिलनाडु असेंबली का, तो उसको भी उन्होंने अनावरण किया था। उससे पहले अगर चले जाएं तो 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का अक्टूबर के महीने में इनाग्रेशन किया था। फिर राजीव गांधी ने पार्लियामेंट लाइब्रेरी का इनाग्रेशन किया था। ये सब जो है वो जो तथाकथित कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो पोस्ट होता है, जैसे राज्य में गवर्नर और देश में राष्ट्रपति, इनको नहीं बुला के ये सब किया गया था। लेकिन आज कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको याद आ रहा है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होता है उसका तो जानबूझकर अवहेलना की जाती है, और इसके वजह से वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। जबकि बात ये है कि इन्हीं लोगों ने पहले जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से कुछ पार्टियां और कुछ सरकारें और कुछ मुख्यमंत्रियां ऐसे इनाग्रेशन पहले कर चुके हैं। दूसरा बात है, आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये पीआईएल जो है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है लॉ का, ये तो ठहरेगा नहीं, क्योंकि पीआईएल में जो एक मुख्य मुद्दा होता है वो है लोकस स्टैंडाई का, कि आप जो पीआईएल लेके आए हैं इसमें आपका या जिसके तरफ से पीआईएल फाइल कर रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट, क्या राइट्स इसमें वायोलेशन होता है, और ये पीआईएल सुनने के बाद, ऑर्डर देने के बाद उनका कौन सा राइट जो है वो रेस्टोर हो जाएगा। क्योंकि जो लोकस स्टैंडे के कंसेप्ट है वो एक वेरी ओल्ड डॉक्ट्रिन है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस केस में कौन हैं, आपका इस केस में स्थिति क्या है, कैसे आप इस केस से रिलेटेड हैं।
लेकिन पीआईएल कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि ये जो लोकस स्टैंडर्ड का जो इशू है, इसको एनलार्ज किया गया है, इसको फ्लेक्सिबल किया गया है। और कोर्ट ने जैसे कई सारे केसेस हैं, एक तो विशाखा केस है जो राजस्थान स्टेट का है, और कामगार मजदूर संघ का केस है, और ऐसे सारे कई कोई गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है। तो ये सारे कई सारे केस में ये जो लोकस स्टैंडर्ड है, ये लोकस स्टैंडर्ड का इशू को फ्लेक्सिबल किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को एनलार्ज किया गया है। और इसीलिए किया गया है कि जो इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, जो कम्युनिटी है, उसका जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसका जो कॉमन वेलफेयर है, वो कहीं ना कहीं इसमें जड़ित है। और ये पीआईएल सुनने के बाद, क्योंकि वो खुद नहीं आके केस कर सकते, उनके बिहाफ में कोई केस कर रहा है, तो वो लोकस स्टैंडर्ड कंसेप्ट का एनलार्जमेंट है कि जो आदमी पीआईएल लेके आया है वो लार्जर कम्युनिटी, लार्जर सोशल वेलफेयर के लिए ये केस कर सकता है। ऐसे कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाया गया है लोकस स्टैंडर्ड के इशू को। लेकिन इसको लेकर के हमने देखा है कोर्ट में कई सारे फ्रिवोलस पिटिशन्स आए हैं, कई सारे वेक्सेशियस पिटिशन्स आए हैं। हमने देखा है उड़ीसा के केस में पूरी जगन्नाथ टेम्पल के चारों तरफ जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, जो फैसिलिटीज़ बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर ही पीआईएल हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने, मान्यवर अदालत ने उसको खारिज कर दिया, और जो लोग पिटिशन लेकर गए थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया। ये बहुत पहले एक प्रैक्टिस बन गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि आजकल कोई आता है पीआईएल के नाम पे अपना पब्लिसिटी करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए पीआईएल फाइल कर देता है। उसमें वो सही से बता नहीं पाता है इसमें किसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें किसका राइट्स इन्वॉल्व है, और ये केस सुनने के बाद किसका इंटरेस्ट, किसका राइट, किसका वेलफेयर होने वाला है, किसका राइट फुलफिल होने वाला है। तो ऐसे वेक्सिशियस, ऐसे इंटेंशनल जो पीआईएल होता है, फ्रिवोलस पिटिशन्स होता है, इसको कोर्ट काफ़ी समय से खारिज भी कर रहा है। और जो ऐसे गलत इंटेंशन लेके आए हैं, जहाँ लगता है इसका सिर्फ नुइसेंस वैल्यू और कुछ भी नहीं है, तो उन पर जो जुर्माना है वो भी लगाया जाता है, वो भी लाखों में, 1 लाख 2 लाख इस टाइप का लगाया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो केस है ये तो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना है, कौन इनागुरेट करता है। मान लीजिए कोई कॉमन आदमी भी इनागुरेट कर दे, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने नहीं किया, कोई टॉम डिक हारी कोई कॉमन आदमी इनागुरेट कर दे, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री करते हैं तो किसका राइट वायोलेशन होता है, किसका, जो कॉमन वेलफेयर क्या है इन्वॉल्व है इसमें, जो कॉमन वेलफेयर का अवहेलना हो रहा है। और मान लीजिए कोई कॉमन आदमी कर देता है तो कर सकता है या नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल से तो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ABCD कोई भी कर सकता है, तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। हमें ये पता चला है कि राष्ट्रपति भवन को प्रधानमंत्री के ऑफिस से पहले कम्युनिके गया था, उस कम्युनिके में राष्ट्रपति जी ने इसका रिप्लाई देते हुए लिखा, जो खत गया था, कि मेरे ख्याल से जो लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री हैं इतने बड़े देश के 140 करोड़ लोगों के, उनके प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि के हिसाब से अगर इसका इनाग्रेशन करें तो अच्छा होगा, ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री करेंगे। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री इसको कोई पब्लिसिटी या कुछ टाइम के लिए अगर सोच लें कि कोई पब्लिसिटी या कुछ ऐसा इरादा रख के भी करते हैं, तो इसमें लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, इसमें अदालत क्या कर सकता है। और अदालत जाके पीआईएल फाइल करके ये जो सिर्फ टीआरपी लेने का, पब्लिसिटी लेने का जो एफर्ट है, उसके सिवा तो और कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी बात ये है कि आजकल जो अपोजिशन पार्टी है और सबसे बड़े पार्टी उनमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े बड़े वैल्यूज़, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब याद आता है। लेकिन जब 2004 से 2014 तक इन्होंने सरकार चलाया, और हमें पता है कि इस देश में प्रधानमंत्री का ऑफिस जो है, PMO जो है, वो कितने मायने रखता है, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हैं, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री हर बड़े फैसले में इन्वॉल्व होते हैं और हर बड़े फैसले लेते भी हैं। और उनके कैबिनेट में, उनके काउंसिल में मान लीजिए कोई उनके मत के साथ एग्री नहीं होता है, तो ये प्रैक्टिस है कि उसको रिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि वो फिर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात आता है, प्रधानमंत्री के बाद सर्वोपरि माना जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बाद प्रधानमंत्री ना माने, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की इस बात को लेकर के कोई फैसला सुनाते हैं और किसी मंत्री को ये
हजम नहीं होता, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि उनको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से उनको भाग नहीं लेना है और उनको रिजाइन करके चले जाना है। तो ये प्रैक्टिस भी हमारे देश में है। प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर देते हैं तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिजल्व हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन मंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका जो पोस्ट है सबसे बड़ा माना जाता है हमारे डेमोक्रेसी में। हमने ये सब देखा है, इंदिरा गांधी के टाइम में देखा है कितने पावरफुल थी माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में। राजीव गांधी भी बहुत पावरफुल थी, नरसिम्हा राव भी बहुत पावरफुल थे। लेकिन 2004 से 14 तक हमने देखा है, और ये कहते हुए हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह जी को जैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया, और एक तो हमने ये देखा है कोई एक मीटिंग में प्रधानमंत्री आके पहले से बैठ गए थे, उसके बाद सोनिया गांधी आए, जो चेयर में बैठ गए थे वो चेयर तो सोनिया गांधी जी के लिए मेंशन था, उसका बगल वाला चेयर प्रधानमंत्री के मेंशन था। लेकिन प्रधानमंत्री अगर आके कोई चेयर में बैठ गए हैं तो वो चेयर उनका हो जाता है, उस चेयर से उनको उठाया नहीं जा सकता। और हमने देखा है पूरा पब्लिक लेयर में सोनिया गांधी के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को उठाया और बगल वाले सीट में बैठने के लिए कहा। सोनिया गांधी देखती रही, मनमोहन सिंह वहाँ से उठे और बगल वाले सीट में बैठ गए। ये होता था प्रधानमंत्री जी का ट्रीटमेंट, सारे देश के लोगों ने देखा है। और जब प्रधानमंत्री जी का सिलेक्शन हुआ और वो पहली बार आए मीडिया से इंटरेक्शन करने के लिए, हमने देखा है, किसको याद होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्लियरली याद है मनमोहन सिंह जी ये बोल रहे थे कि ये मैंडेट तो मेरे लिए नहीं है, ये मैंडेट तो मैडम के लिए था वगैरह वगैरह। और उनको बोलते बोलते सोनिया गांधी जी ने रोका कि बस उतना ही बोलिए, अब चलिए, और मनमोहन सिंह जी निकल गए। तो जो प्रधानमंत्री बन गए वो मीडिया में क्या बोलेंगे और कितने बोलेंगे, पहली बार वो भी सोनिया गांधी बगल में खड़ी होकर कंट्रोल कर रही थी। और हमें ये सब पता है यूपीए 1 और यूपीए 2 कौन रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। तो आज ये जो बातें कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, ये सिर्फ एक ही मकसद से कर रहे हैं कि क्योंकि ये नहीं देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। पहले तो ये बोल रहे थे इसका ज़रूरत नहीं है, फिर बोल रहे थे कोविड आ गया सेंट्रल विस्ता क्यों बनाए, तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे ये काम रुकवाने के लिए, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये बात सुने नहीं। अब जब सारा चीज़ बन गया, और ऑब्वियसली जो बनाता है वो तो क्रेडिट लेता ही लेता है। और मुझे पता है कि ये जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो नैरो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उससे बाहर जाना चाहिए, उसके ऊपर उठकर ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। लेकिन जो नैरो माइंडेडनेस, जो पैरोकियलिज्म दिखा रहे हैं जो अपोजिशन पार्टीज, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए ये सब अच्छा नहीं है। और सारी चीज़ तो रूल में नहीं होता है। Precedence has a force of law in this country. It is not necessary that everything should be written in the constitution. We have case laws. सारा लॉ पार्लियामेंट तो नहीं बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लेकिन हमारे कोर्ट्स भी जो हैं वो भी लॉ बनाते हैं। वी आर लिविंग इन अ कॉमन लॉ सिस्टम, वी आर नॉट लिविंग इन अ सिविल लॉ सिस्टम where the judges have to wait for the laws to be made by the legislature. Here we are having a common law system where laws are not only made by the legislatures but also made by the courts, by the judges, by using the platform of the courts. Therefore it is called a common law system. ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, ये जो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो अभी अगर जो पॉलिटिकल निशाना साधने के लिए जो अपोजिशन पार्टी ये सब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये उनका जो नैरो माइंडेडनेस है, जो पॉलिटिक्स में जिसको वेरी लो स्टैंडर्ड कहते हैं, उस टाइप का एक्टिविटीज़ है। और मुझे लगता है कि देशवासी जो हैं इसको कतई पसंद नहीं करेंगे। और आज अगर इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है, देश में इतना बड़ा घटना घट रहा है, और ये अपोजिशन पार्टीज उस घटना में नहीं, वो इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे, वो सेरेमनी में नहीं जाएंगे, बाहर रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अगले इलेक्शन में कहीं जनता ही इनको संसद से बाहर ना बैठा दें। और ये जो बहानाबाजी है, देश का जो मुखिया है, ठीक है, देश का नाम तो, देश का कॉन्स्टिट्यूशन तो राष्ट्रपति जी के नाम पे चलता है, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब के नाम पे चलता है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है 1950 से लेकर के आज तक प्रैक्टिस में ये है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री का बात ही बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मान लेते हैं, और राज्य में मुख्यमंत्री का बात भी वो मान लेते हैं। ये नेहरू के टाइम में हो रहा था,
इंदिरा गांधी के टाइम में तो हमें पता है कैबिनेट से बाहर कोई एक किचन कैबिनेट था, और जो कैबिनेट के अंदर कोई मंत्री भी नहीं थे, वो लोग इतना पावरफुल थे कि प्रधानमंत्री के किचन में सारा चीज़ डिसाइड हो जाता था। वहीं पे सब्जी काटते काटते लोग बोल रहे थे कि चलो आज ये करते हैं, और वही हो जाता था। ये भी हम लोगों ने देखा है। यूपी और 1 और यूपी 2 में हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री जी के ऑफिस फाइल पहुंचने से पहले और कहीं जाता था, और वहाँ से फिर वो राउट होकर प्रधानमंत्री ऑफिस में आता था। वहाँ से जब अप्रूवल आता था तो यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री जी साइन मारते थे। तो ये सब भी हमने देखा है। ये तो डेमोक्रेसी लेके भी अच्छा नहीं था। अपोजिशन पार्टी में भी जो थे उस टाइम में, उन्होंने बड़े डिग्निफाइड वे में इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन कभी ऐसे चीज़ों में उनको बॉयकट नहीं किया। तो अभी जो ये बॉयकट करने की जो परंपरा है, ये डेफिनेटली जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसका जो वैल्यू है